वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, जो टॉपिक है हमारा चैप्टर 2 का, दैट इज़ राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम एक बार रिकैप लेते हैं। हम जो है क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और उसका चैप्टर 1 के जो चैप्टर 1 है उसके 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, और जो चैप्टर 2 है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था और वही हम अभी कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 को। ठीक है, उसके जो चैप्टर 2 के भी 3 पार्ट जो है वो अपलोड हो चुके हैं, ये 4th पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम फंडामेंटल राइट से, जो आपकी बुक में टॉपिक है, वहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो हम वन बाय वन जो है फंडामेंटल राइट्स को समझेंगे। ठीक है, कि जैसे आपके बुक में ना राइट टू इक्वालिटी के बारे में एक्सप्लेन करा है, फिर राइट टू फ्रीडम के बारे में एक्सप्लेन करा है, और ये जो इमेज है ये भी मैंने आपकी जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 11 की वहीं से ली है। ठीक है, तो हम पहले इसको समझते हैं कि फंडामेंटल राइट क्या है, इसमें कौन कौन सी राइट्स गिवन है, कितनी फंडामेंटल राइट है, कौन से पार्ट में दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद हम वन बाय वन हर राइट को समझते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझो कि फंडामेंटल राइट का मीनिंग क्या है। ये मैंने जब चैप्टर शुरू हो रहा था तभी भी समझाया था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये वो राइट्स होती हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेटली लिस्ट करा गया है, और इनको प्रोटेक्शन भी कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट ऑर्डिनरी राइट से क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, उसके बिना फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं करा जा सकता। ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कितनी हैं और कौन से पार्ट में है वो देखो पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स दे रखी है। ठीक है, पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स दी हुई हैं, जिसमें कि टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि वैसे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थी, बट जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से रिमूव करके उसको लीगल राइट में डाला गया। ठीक है, उसको अभी हम चैप्टर के एंड की तरफ समझेंगे कि क्या हुआ था वहाँ पे, क्या कंट्रोवर्सी चली थी। अभी के लिए आपको 6 फंडामेंटल राइट समझनी है, और याद रखना है कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट हैं। कौन कौन सी है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो अब देखो, आप देखोगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो प्रॉमिस करता है कि जो हर सिटीजन है इंडिया का, ठीक है, उसके पास एक्सेस हो इन राइट्स की। ठीक है, एक तरीके से हर इंडियन सिटीजन जो है इन राइट्स को एज अ प्रिविलेज देखता है। ठीक है, अगर आप सोचो कि आप एक ऐसी कंट्री इमेजिन करो जहाँ पे आपके पास फ्रीडम हो कि आप अपनी अपनी अपने ओपिनियन दे सकते हो। ठीक है, आपके पास फ्रीडम हो कि आप कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आपके पास फ्रीडम है कि आप पब्लिक प्लेसेस में जा सकते हो। ठीक है, और आप स्कूल जा सकते हो, आपके पास राइट है एजुकेशन की। ठीक है, आपके पास फ्रीली मूव करने की राइट है कहीं पे भी। ठीक है, तो कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स है। तो आप अगर ऐसी कंट्री इमेजिन करोगे तो आप देखोगे कि इन इन चीज़ों पे एक्सेस हो पाए हम सिटीजन्स का, इसके लिए हमारे पास राइट होनी चाहिए। इसलिए राइट को एज अ प्रिविलेज देखता है हर सिटीजन इंडिया का। ठीक है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट्स हमें देता है। ठीक है, सो हम सबसे पहले समझेंगे राइट टू इक्वालिटी। देखो, राइट टू इक्वालिटी में जो पहली राइट आती है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ में ये समझो कि जैसे कि हमारी कंट्री में कुछ लोग रिच हैं, कुछ पुअर हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने कोई क्राइम करा है जिसके लिए सेम पनिशमेंट है, तो वो सब उनको बराबर ही मिलेगी, क्योंकि वो इक्वल है लॉ के सामने। ठीक है, अगर किसी क्राइम के लिए कोई पर्टिकुलर पनिशमेंट है, और वो चाहे रिच ने करा हो, चाहे पुअर ने करा हो, चाहे मिडिल क्लास ने करा हो, तो वो पनिशमेंट सेम ही दी जाएगी, क्योंकि वो लोग इक्वल हैं लॉ के सामने। ठीक है, वो लॉ सब पे सेम अप्लाई होता है। ठीक है, अब इसी में एक पॉइंट आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब यहाँ पे क्या है? देखो, एक होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, और एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। सिंपल भाषा में समझो, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब तो समझ आया कि हर कोई जो है इक्वल के सामने, हर कोई जो है चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, वो लॉ के सामने इक्वल है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि जैसे टैक्स के केस में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज आता है,
पिक्चर में, ठीक है? ये वाली राइट आती है। इसका मतलब क्या है कि जिसकी इनकम कम है वो कम टैक्स देगा, जिसकी इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स देगा। तो ये आपका एक पॉइंट है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर कोई मिडल क्लास है और कोई रिच क्लास है तो उनकी सिचुएशंस अलग हैं, उनका इनकम लेवल अलग है, तो उनको टैक्स रेट भी अलग लगाए जाएँगे उन पे, ठीक है? तो इसका मतलब होता है, ये मीनिंग है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज़ का। दोनों का मतलब समझ आया? अब है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है? मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा, कौन से ग्राउंड्स पे, रिलीजन के बेसिस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है? रेस के बेसिस पे नहीं कर सकते, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे नहीं कर सकते, ठीक है? और इसका एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि आप सबको जो है इक्वल एक्सेस दोगे शॉप्स पे, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, ठीक है, रोड्स। देखो ये जो प्रोविजन है स्पेसिफिकली राइट टू इक्वालिटी में इसलिए डाला गया, क्योंकि आप देखोगे जो एंशिएंट टाइम से ही जो इंडियन सोसाइटी थी, ठीक है, वहाँ पे जो है कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत था। अगर आप देखोगे थोड़ा एंशिएंट टाइम में भी, लेटर पीरियड में आओगे, हिस्ट्री में हम समझेंगे इसको अच्छे से, कि थोड़ा लेटर टाइम में आप आओगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि वर्ना सिस्टम एग्जिस्ट करता था, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट कास्ट में सोसाइटी का डिवीजन हो रखा था और उसी के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करती थी इंडियन सोसाइटी, ठीक है? आज के टाइम में भी हो सकता है कहीं कहीं पे आप देखोगे रूरल एरियाज में भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं कुछ लोग, रिलीजन के बेसिस पे, स्पेसिफिकली कास्ट के बेसिस पे। तो उस चीज़ को प्रोहिबिट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रोविजन डाला गया है, डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? इन ग्राउंड्स पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होंगी उसमें हर किसी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी गई, कि हर कोई जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके जो भी एग्जाम्स होते हैं या जो भी आप देखोगे कि कोई भी पॉलिसी अगर ऐसी लेके आई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें हर किसी को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये भी एक बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन है, अनटचेबिलिटी भी, कि जो कि मोस्टली कास्ट के बेसिस पे उस टाइम पे होती थी, ठीक है? तो उस चीज़ को भी जो है राइट टू इक्वालिटी के अंदर डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि वो उसको अबॉलिश करते हैं, ठीक है? उसके बाद है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब क्या होता है? देखो, जब ब्रिटिश इंडिया जो था, वो हमें याद है चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। तो प्रिंसली स्टेट्स में जो है किंग और क्वींस हुआ करते थे, तो वो अपने साथ ना कोई एक टाइटल जोड़ के रखते थे। तो वो टाइटल्स अब आज के टाइम पे कोई नहीं लगा सकता अपने नाम के आगे, ठीक है? हालाँकि जो टाइटल्स होते हैं, जैसे कि आपका किसी एक्सीलेंस से रिलेटेड हो, जैसे कि एजुकेशन, जैसे डॉक्टर लगा लिया, ये टाइटल्स को अबॉलिश नहीं कर रखा। टाइटल्स कौन से अबॉलिश है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग? जो जैसे किंग और क्वीन वाले जो टाइटल्स लगते थे पहले, जब प्रिंसली सीट्स हुआ करते थे इंडिया में, वो वाले टाइटल्स अबॉलिश कर रखे हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमें समझना है राइट टू फ्रीडम। सो राइट टू फ्रीडम में समझना है जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि हमारे पास फ्रीडम है कि हम अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, ठीक है? हम कहेंगे कोई मुद्दा चल रहा है, हम उस पे अपनी स्पीच एंड एक्सप्रेशंस को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बोल रहा है असेंबल पीसफुली, मतलब कि अगर हमें कल को जैसे जैसे अगर हमें कल को लगता है कि गवर्नमेंट का कोई एक्शन जो है वो जो है अगेंस्ट जा रहा है, तो हम जो है पीसफुली जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, आप कोई आर्म्स वगैरह नहीं उठाओगे उसमें, ठीक है? तो ये राइट देता है असेंबल पीसफुली, ठीक है? फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, जैसे कि अभी आप देख सकते हो किसान यूनियंस बने थे, ठीक है? बहुत सारे लेबर एसोसिएशंस भी बन जाती हैं, अगर उन्हें अपने राइट के बारे में कुछ बात करनी होती है सरकार से, ठीक है? तो एसोसिएशंस और यूनियंस बनाने की भी फ्रीडम है इंडिया में, ठीक है? मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कि जो है आपके पास विथ इन इंडिया जो है आप फ्रीली मूव कर सकते हो किसी भी स्टेट में, ठीक है? किसी भी जगह पे अगर आपको जाना है आप फ्रीली मूव कर सकते हो, ठीक है? रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप विद इन इंडिया किसी भी पार्ट में रहना चाहते हो, ठीक है? वहीं पे रह के काम करना चाहते हो, आपके पास पूरी फ्रीडम है, ठीक है? प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, मतलब आपको टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आपको जो जॉब करनी है, आपको जो प्रोफेशन फॉलो करना है, उसकी भी फ्रीडम आपके पास है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है? नेक्स्ट है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। देखो ये थोड़ा-सा समझने वाला है, इसमें हम अभी जो नेक्स्ट आएगा स्लाइड उसमें भी समझेंगे कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस का मतलब क्या है? देखो, अ, मान लो एक पर्सन है और उसको जो है किसी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए उसको चार्ज करा गया है, ठीक है?
तो वो जो पर्सन है जिसको क्रिमिनल ऑफेंसेस जिस पे लगाए गए हैं, उसके पास ये राइट है, एग्जाम्पल, कि उसको सेम ही क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पहला पॉइंट। दूसरा, उसके पास ये राइट है कि उसको खुद के अगेंस्ट गवाही देने के लिए कोई मजबूर नहीं करेगा, ठीक है? उसके पास ये राइट है। तो क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब कि जो पर्सन है जिसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंसेस लगाए गए हैं, जिसको चार्ज करा गया है क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए, उसके पास राइट है कि, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि उसके पास ये राइट्स हैं कि पहली राइट क्या है कि उसको खुद के अगेंस्ट वो गवाही देने पे आप उसको मजबूर नहीं कर सकते, वो खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं बनेगा। और दूसरा कि उसको सेम क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, ठीक है? एक ही टाइम पे सेम क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट आती है राइट टू फ्रीडम में ही, जिसका स्कोप भी आप देखोगे बहुत सारी जजमेंट्स के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मतलब हर किसी पर्सन के पास एज अ ह्यूमन बीइंग उसके पास जीने का अधिकार है, उसके पास फ्रीडम है, ठीक है? राइट टू एजुकेशन भी आप देखोगे अमेंडमेंट करके डाला गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था आई थिंक। तो उसके थ्रू राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया, ठीक है? देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मतलब कि जब अरेस्ट की बात आती है या किसी को डिटेन करने की बात आती है, वही अरेस्ट हो गया कुछ केसेस में, तो उसमें भी जो जिसको अरेस्ट करा गया उसके पास भी कुछ प्रोटेक्शन है, जैसे कि उसके पास राइट है कि वो जो है अपने आप को डिफेंड करने के लिए किसी लॉयर को चूज़ कर सकता है, उसकी चॉइस का होना चाहिए वो लॉयर, या फिर उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है, पुलिस पुलिस जो होगी, पुलिस ऑफिशियल्स जो होंगे। तो ये आपकी कुछ राइट्स हैं जो कि जिनको अरेस्ट और डिटेन करा जाता है उनके पास हैं, ठीक है? तो राइट टू फ्रीडम में हमें देखा कितनी सारी एक्सटेंसिव राइट्स हमें प्रोवाइड करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? नेक्स्ट जो है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है? राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में क्या है, जैसे प्रोहिबिटेशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों को किडनैप करके, मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनको किडनैप करके जानबूझ के ऐसी हजारियस जॉब्स में, फैक्ट्रीज में लगवाया जाता है, उनसे काम कराया जाता है, ठीक है? तो वो चीज़ भी प्रोहिबिट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? और क्या करता है, प्रोहिबिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हज़ारियस जॉब, ठीक है? वही चीज़ की हज़ारियस जॉब में जो है उनको प्रोहिबिट करता है। देन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब कि हर किसी के पास इंडिया में फ्रीडम है कि वो कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, चाहे तो कोई सा भी रिलीजन ना फॉलो करे, ठीक है? सेकुलर रहे, कोई सा भी रिलीजन वो फॉलो ना करे। तो यही राइट्स जो है राइट टू फ्रीडम में दे रखी हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में दे रखी है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, कॉन्साइंस का मतलब वही है कि चाहे तो कोई सा भी रिलीजन ना फॉलो करे, एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है? प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन का मतलब ये होता है कि अपने रिलीजन का जो है प्रचार कर सकता है, ठीक है? फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं आता लेकिन इसमें, ठीक है? आप फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं कर सकते। देन है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। देन फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, अगर उसे अपने रिलीजन को प्रमोट करना है तो वो उसके लिए टैक्सेस भी पे कर सकता है उसके प्रमोशन के लिए अपने रिलीजन के। देन फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि इसमें बोला गया है कि कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे फ्रीडम है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है दिए जा सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि कुछ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस भी बना रखे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं, जैसे कि जामिया हो गया, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन के लिए बना रखे हैं। फिर है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है? इसमें आता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब कि कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जिनको राइट देते हैं कि वो अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है? देन है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? माइनॉरिटीज को राइट देता है कि वो अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रख सकें। और दूसरा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी खुद स्टैब्लिश कर सकें, ठीक है? उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब होता है कि ये जो ऊपर की जितनी भी राइट्स हैं, अगर ये वॉयलेट होती हैं तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाली राइट आ जाती है पिक्चर में, कि हम उसके लिए इन राइट्स के वॉयलेशन पे हम डायरेक्टली कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? इसमें आता है राइट टू मूव द कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर्स और रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट, मतलब अगर हमारी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होती है तो हम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं कि कोर्ट आप डायरेक्ट करो, आप ऑर्डर दो कि हम हमारी फंडामेंटल राइट
इन्फोर्स हो सके, ठीक है?